क्वांटम नंबर्स। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बता दिया था क्वांटम नंबर 4 होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यूएन का मतलब क्वांटम नंबर रहेगा। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन की वैल्यू आपको मिलती है, एन की वैल्यू आपको मिलती है 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा। अब देखिए ये एन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने आपको बताया था एन की वैल्यू जो है सेल को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट सेल। ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 जो है, ये आपकी के सेल को रिप्रेजेंट करेगी। सर पीछे में डिस्टरबेंस हो रही है। एक मिनट। एन इज इक्वल टू 1 जो है के सेल को रिप्रेजेंट करती है बेटा। एन इज इक्वल टू 2 एल सेल को रिप्रेजेंट करती है। एन इज इक्वल टू 3 एल सेल को रिप्रेजेंट करती है। एंड सो ऑन आगे बढ़ेंगे तो 4 आपके लिए होगा, ये आपकी एम सेल, और लास्ट यानी कि फोर्थ सेल आपकी होगी एन सेल। ठीक है। हाँ बेटा, जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा टेस्ट में आएगा। ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको सेल के बारे में बताता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपको एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बताता है। एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल निकालने का तरीका होता है ईएन। ईएन होती है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, और इसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। यहाँ पे जेड जो है ये आपको एटॉमिक नंबर बताता है, एटॉमिक नंबर, और एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी कि अगर फर्स्ट सेल का आप एनर्जी निकालना चाह रहे हो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 रहता है, और फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा, एन एन इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों वैल्यू आप पुट करो, फर्स्ट एनर्जी सेल की आपकी जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है। जूल आपने एनर्जी की वैल्यू या यूनिट पढ़ी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक छोटी यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.602 10⁻⁹ जूल। ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये एनर्जी वैल्यू बोहर मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ठीक है बेटा। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बेटा, टेस्ट के बारे में जिन बच्चों ने नहीं सुना था वो अब सुन लो। बेटा टेस्ट होगा 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है। टेस्ट 1 या आपका, 2 दिन सर? या ज्यादा टाइम चाहिए आपको? सर किस चीज हफ्ता का? तो दे दो। सैटरडे कर लेते हैं बेटा। ठीक है। किस फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का टेस्ट रहेगा। सर कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। सारे के सारे MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप? टाइप, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप। गूगल डॉक्स पे ये टेस्ट होगा आपका। ठीक है। आपने अपना नाम, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें भरनी है। ठीक है। और आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। 30 मिनट्स का टेस्ट ये होगा। सैटरडे को कर लेते हैं बेटा। कंपल्सरी है सर देना? अच्छा रहेगा अगर दे देते हो, पता लग जाएगा कितना आपने पढ़ा है।
आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो ये टेस्ट आपने जी देना है। सर। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एल की वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर n की वैल्यू आपकी 1 है तो डेफिनेटली l की वैल्यू 0 तक ही रहेगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू कम ही रहने वाली है l की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 नहीं होगी, l की वैल्यू 2 से कम ही होगी, 0 और 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 1 या 2 हो सकती है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है आपके पास तो l की वैल्यू 0 1 2 एंड 3, ये तीन बातें पॉसिबल है, ठीक है। चार चार बातें पॉसिबल है। तो इस तरह से l वैल्यू होती है। l जो है ये आपको सब सेल के बारे में बताता है, ठीक है बेटा। हमने पढ़ा है सेल्स के बारे में मोस्टली। अब देखिए हर एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे लेवल भी होते हैं, सब सेल्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। उन सब सेल के अलग अलग नाम रखेंगे, नाम कैसे रखेंगे वो बताऊंगा आपको आगे। अभी देखिए ये जो एल की वैल्यू है ये आपको सब सेल के बारे में बताता है, ठीक है। अब एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये आपको बताता है एस सब सेल के बारे में। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है एस सब सेल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये आपको बताता है पी सब सेल के बारे में। अगर एल की वैल्यू 2 होता है तो ये आपको बताता है डी सब सेल के बारे में, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 3 होती है आपकी तो ये बताते हैं आपको एफ सब सेल के बारे में। ये नाम जो एस पी डी एफ लिखे हैं ये वही हैं जो आपने ब्लॉक्स के नाम पढ़े थे, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो नाम हमने ये पढ़े थे ये इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए एल इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस सब सेल, और एस सब सेल आपको स्फेरिकल शेप की मिलती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप। इसकी होती है स्फेरिकल शेप बेटा, ठीक है। अब पी सब सेल की शेप होती है डम्बल शेप। 2 लोब्स होते हैं इसके, ठीक है। इसका सिंगल लोब होता है, लोब का मतलब होता है सिंगल एरिया होता है इसका, ठीक है। एक ही एरिया होता है इस तरह से स्फेरिकल। इसके 2 लोब होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डम्बल शेप, ठीक है। इसके 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स। डी सबसेल जो होती है इसके डबल डम्बल शेप होता है, एक डंबल इस तरह से और दूसरा डंबल इस तरह से, ये होता है डबल डंबल, ठीक है। इसके 4 लोब्स होते हैं बेटा, ये 4 अलग अलग पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लोब्स, ठीक है। एफ सबसेल, एफ सबसेल जो है इस तरह के 3 डंबल आ जाते हैं आपके पास में, ठीक है। इसको हम ट्रिपल डंबल बोल सकते हैं, ट्रिपल डंबल, ठीक है बेटा। और इसके लोब कितने होते हैं, 6 लोब्स होते हैं इसके, 6 लोब होते हैं। ये बातें आपने ध्यान रखनी। अब देखिए ये था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है या सबसेल के बारे में बताता है, ये आपने पढ़ लिया। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू n-1 तक रहेगी, 0 को इंक्लूड करना आपने, ठीक है। एल की वैल्यू 0 का मतलब एस सबसेल, एल की वैल्यू 1 का मतलब पी सबसेल, एल की वैल्यू 2 का मतलब डी सबसेल, और एल की वैल्यू 3 का मतलब एफ सबसेल। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा।
अब देखते हैं थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इसको हम एम या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम या स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू जो है एल पे डिपेंड करती है। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। ये एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करता है? तो एम एल की वैल्यू जो होगी, ये माइनस एल से लेकर -2, -1, इंक्लूडिंग 0, +1, +2 एंड सो ऑन प्लस एल तक जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू एम एल की पॉसिबल होती है। अब इसको हम जो है अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो एम एल की वैल्यू क्या होगी? तो एम एल की वैल्यू 0 ही पॉसिबल होगी। ठीक है ना भाई, 0 से लेकर -L तक जा रहा है। अब 0 के आगे माइनस तो लगा नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो केवल 0 वैल्यू होगी इसकी। अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है, तो देखिए -L से लेकर +L तक जाना हमें, -1 से लेकर +1 तक जाना है, और जितने भी इंटीजर पॉसिबल हैं बीच में, वो सारे के सारे इंक्लूड करने हैं आपने। ठीक है, तो -1 बीच में 0 आता है, इंटीजर होता है, और +1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है एम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम एल जो है आपको यहाँ पे 3 वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है बेटा, -1, 0 एंड +1। ये बात क्लियर है बेटा? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए, ये क्या चीज बताता है? ये बताते हैं आपको ओरिएंटेशन। ठीक है, स्मॉल एम की वैल्यू आपको क्या बताती है? ओरिएंटेशन बताती है। ठीक है बेटा, अब देखिए एल की वैल्यू अगर 0 है, तो एम एल की वैल्यू हमने देख लिया, केवल ए की वैल्यू आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एस सबसेल जो है, वो केवल एक ही तरह की हो सकती है। एस सबसेल जो है, ये केवल एक ही तरह की पॉसिबल हो सकती है। और हमने देखा इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, L = 0 किसके लिए था? एस सबसेल के लिए था। ठीक है, अगर इसकी सिंगल वैल्यू आती है, सिंगल वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है? इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी कि स्फेरिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसकी और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो कुल मिला के एस सबसेल केवल एक ही तरह की होती है। इसके अलावा अगर एल की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू -1, 0 एंड +1। अब देखिए ये कितनी वैल्यू है? तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेकर एल तक टोटल वैल्यू कितनी आएंगी? तो टोटल वैल्यू एल आएंगी। -1 से लेकर -L तक वैल्यू कितनी आएंगी? ये भी एल वैल्यू आएंगी। और ये क्या है? ठीक है, तो टोटल एम वैल्यूज ये आपकी कितनी होंगी? 12 + 1 होंगी। ठीक है, जितनी भी एल की वैल्यू है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और एक ऐड कर दो, वही आपकी टोटल एम वैल्यू पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो L = 1 में पुट करके 12 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 + 1 कितना था? 1 था। तो 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे, 3 वैल्यूज। अब ये 3 वैल्यू का मतलब क्या है? इन 3 वैल्यू का मतलब होता है कि सबसे पहली बात तो ये पी सबसेल के बारे में बात चल रही। इन 3 वैल्यू का मतलब है कि पी सबसेल जो है 3 तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? पी सबसेल आर ऑफ 3 टाइप्स। ये पी सबसेल जो है 3 तरह की होती है। पी सबसेल कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, आपको पता लग गया। कौन कौन सी होती है ये आप याद रखोगे? PX, PY एंड PZ, ये 3 होती है बेटा। ठीक है, PX जो है, ये आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलती है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको जो है PX सबसेल मिलने वाली है। इसके बाद PY सबसेल कहाँ मिलेगी? तो PY सबसेल आपको मिलेगी वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से आपको PY सबसेल मिलने वाली है।
ये पी एक्स थी, ये पी वाई थी। पी जेड कहाँ मिलेगी? तो पी जेड आपको मिलेगी जेड एक्सिस के ऊपर। ये आपका जेड एक्सिस था, जेड एक्सिस के ऊपर आपको मिलेगा पी जेड सबसेल। ठीक है, तो तीन तरह की पी सबसेल होती हैं, ये आपने पढ़ लिया, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू बताती है आपको एम की वैल्यू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका L इज इक्वल टू 2 वैल्यू। हाँ बेटा, ये डैश 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 कौन है? नेक्स्ट आपका L इज इक्वल टू 2। L इज इक्वल टू 2 मैंने आपको बताया, ये डी सब सेल के बारे में बताता है। ठीक है, अब डी सब सेल की टोटल वैल्यू कितनी पॉसिबल होती है? तो ml जो है ये बताएगा आपको कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ml जो आपका होगा -2 से लेकर +2 तक, -2, -1, 0, +1, +2, ये टोटल 5 वैल्यू होंगी। ठीक है, 12 +1 अप्लाई करके देख सकते हो, एल की वैल्यू 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो डी सब सेल जो है आपकी 5 तरह की होती है बेटा। ठीक है, डी सब सेल कितनी होती है? 5 तरह की होती है। और वो 5 तरह की कौन कौन सी सब सेल हैं? तो ये आप लिख लेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड और डी जेड स्क्वेड। ये 5 तरह की सब सेल होती है। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं बड़े आराम से, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। ठीक है, एक जेड स्क्वेड है और एक एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड है। ये 5 तरह की सब सेल होती है। अब देखिए, 3 एक तरह की होती हैं और 2 जो है एक तरह की होती है। ये 3 जो सब सेल हैं ये आपको इन बिटवीन द एक्सिस मिलती है, इन बिटवीन द एक्सिस, और ये आपको मिलती है ऑन द एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये एक्सिस के बीच में मिलेंगे आपको और ये एक्सिस के ऊपर मिलेंगे। इनके शेप जो है आप बना सकते हैं बड़े आराम से। मैं यहाँ पे सबसे पहले डी एक्स वाई बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन था आपके पास। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के इन बिटवीन द एक्सिस इस तरह से आपको लोब्स मिलेंगे। ठीक है, इनके बीच में ये चारों लोब जो है बराबर होते हैं, ये बराबर बने नहीं है लेकिन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। अब उसके बाद वाई जेड लिखते हैं। तो वाई जेड प्लेन जो है कहाँ मिलेगा आपको? वाई एक्सिस ये हो गया, मान लीजिए जेड प्लेन आपको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस जो है इस तरह से मिलेगा आपको, इन बिटवीन द एक्सिस मिलेगा ये भी। तो ये मान लेते हैं आपको जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस यानी कि ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डी जेड एक्स, डी जेड एक्स यानी कि जेड और एक्स के बीच में। तो एक्स कहाँ पे आपका? एक्स जो है स्ट्रेट है और जेड कहाँ पे? ये है। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस एक यहाँ पे लोग, एक यहाँ पे लोग, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा? डी जेड एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डी वाई जेड हो जाएगा। ये 3 हो गए इन बिटवीन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस क्या होंगे? अब डी एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड, ये एक्स और वाई के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक्स और वाई कहाँ पे बनाया था आपने? ये बनाया था, ये एक्स के ऊपर एक लोग और ये दूसरा वाई के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड। उसके बाद है डी जेड स्क्वेड। जेड जो है, अगर ये जेड एक्सिस मान लेते हैं हम, तो जेड जो है आपको डी जेड स्क्वेड आपको जेड के ऊपर मिलता है। ठीक है, और इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा, एक आपको डंबल तो इस तरह से मिलता है और एक रिंग इस तरह से मिलती है आपको। ठीक है बेटा, ये रिंग होती है, एक डंबल उसके बीच में रिंग। ये डमरू जैसा दिखता है आपको, शिव जी का डमरू जैसा होता है वैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है डी जेड स्क्वेड। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं L इज इक्वल टू 2 के लिए, डी सब सेल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका L इज इक्वल टू 3 के लिए। L इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? F सब सेल है। अब देखिए F में 7 सब सेल हो जाएंगे आप,
ठीक है। अगर 12 + 1 से वैल्यू निकाल के देखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी। अब एफ सब सेल के लिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल इतना याद रखना है कि एफ सब सेल इज ऑफ 7 टाइप। ये 7 तरह की सब सेल आपके पास होती है, ठीक है बेटा। इतनी बातें आपने याद रखनी है। तो ये 3 क्वांटम नंबर आपके पूरे हो गए हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप पढ़ते हो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल इज ए स्पेस वेयर orbital is a space where Probability of finding electrons is maximum. probability of finding electron is maximum। इस तरह के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एस सबसेल जो है, एस सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एस सबसेल केवल एक ही तरह का होता है, तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है बेटा, ठीक है। एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको हम सिंपली जो है एस से लिखते हैं। पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम लिखते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। इनको हम लिखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड और डी जेड स्क्वेड। उसके बाद आपका आता है एस एफ सबसेल, ठीक है। एफ सबसेल में आपको इतना पता होना चाहिए कि 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इनके नाम लिखना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है बेटा। ये किसी भी तरह से आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं एफ सबसेल, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है बेटा। तो ये है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रीफेयर में लिखना है सारा सिस्टम। हाँ बेटा लिख लेना। सर ये एन 9th ऑर्बिटल क्लास की बुक। आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई मतलब जरूरत है नहीं, अगर आता है तो, ठीक है। कुल मिला के चीजें आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ रखी है तो वो लिख ले, आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है बेटा। अब देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि एस सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल थे, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। डी सबसेल में अगर पता करें तो डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2 आ सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एफ सबसेल अगर देखें तो एफ सबसेल में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2 आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए स्पिन जो है ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें बताता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी कुल मिला के 2 तरह की स्पिन हो सकती है।
एक को हम लिखते हैं प्लस हाफ और दूसरी को हम लिख सकते हैं माइनस हाफ। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन की दो तरह की स्पिन पॉसिबल है, एक को प्लस हाफ लिखते हैं और दूसरे को माइनस हाफ लिखते हैं। अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ का मतलब क्या है, ये आपके सिलेबस से बाहर हो जाता है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो केवल इतना याद रखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर हमें इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती है, एक को हम बोलते हैं प्लस हाफ और दूसरे को हम बोलते हैं माइनस हाफ। ठीक है बेटा, केवल इतनी ही बात है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखिए, एक अपने पास रूल आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये रूल जो है डायरेक्टली स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states that no two electrons in same orbital can have same spin। ये आपका बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पिन है, हम इनको कभी कभी क्या करते हैं, एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्लस हाफ को अपर एरो मानते हैं तो डेफिनेटली माइनस हाफ जो है लोअर एरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्पिन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अब देखिए, जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ को हमेशा अपर एरो से ही रिप्रेजेंट करना है, हम इसको लोअर एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये प्लस हाफ को आप लोअर एरो मानते हो तो डेफिनेटली माइनस हाफ आपका अपर एरो हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इतना ध्यान रखना कि इन दोनों के जो है एरो ये हमेशा उल्टे होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका मतलब क्या है और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो है हम ये पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक फर्स्ट सेल होती है, उसके बाद सेकंड सेल, उसके बाद थर्ड सेल एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो सेल सबसे नजदीक होती है उसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी वैल्यू होती है, सबसे कम एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, आप फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड सेल के लिए निकालोगे, ये फर्स्ट सेल के लिए था, ठीक है, सेकंड सेल के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में कोई नंबर आएगा, और 2 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो आप कि नेगेटिव में वैल्यू या मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा इसका है। ठीक है ना, ये -13.6 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज में से बड़ा कौन है, तो आप बता सकते हो जो नेगेटिव में कम वैल्यू है वो बड़ी होती है। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे जीरो को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट, -2, -1, तो -2 बड़ा, -1 बड़ा, तो -1 बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से -4 पॉइंट समथिंग बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए किसी भी एटम के लिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल रूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम भरते हैं उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, द लोएस्ट एनर्जी सेल, द लोएस्ट एनर्जी सेल विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले भरी जाएगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब फर्स्ट सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे,
उसके बाद सेकंड सेल में, उसके बाद थर्ड सेल में, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो केस बनते हैं अपने पास। पहला केस बनता है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए पहला केस बनता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम के लिए स्पेशल ये केस होता है। ये क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन में आपको पता है केवल s सब सेल आएगा आपके पास। ठीक है। n इक्वल टू टू में, n इक्वल टू टू में आपको पता है l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी कि s सब सेल भी आएगा और p सब सेल भी आएगा। n इक्वल टू थ्री में, अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ेगी, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब n इक्वल टू थ्री में l की वैल्यू कितनी थी, 0 1 2। ठीक है, तो 0 का मतलब s सब सेल है, 2 का मतलब p सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल है, और 2 का मतलब d सब सेल है। n इक्वल टू 4 में जाएंगे तो s p d एंड f, ये चारों मिलेंगे आपको, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए दिक्कत ये आती है कि s जो है ये हर एक जो है ऑर्बिटल हर एक सेल के अंदर आ रहा है, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे पहले आप n वैल्यू लिखो उसकी। ठीक है, n की वैल्यू 1 के लिए जब हम s सब सेल की बात कर रहे हैं तो इसके आगे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू लिखनी है आपने, यानी कि 1 आगे आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद l की वैल्यू लिखो, और x जो है, x क्या होगा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका n l रेस्ट पावर x। ये n क्या है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n की वैल्यू 1 के लिए s था, तो इसको हम बोलते हैं 1s। ठीक है, ये n की वैल्यू 2 के लिए था, इसको हम बोलते हैं 2s एंड 2p। ये n की वैल्यू 3 के लिए था, इसको हम बोलते हैं 3s 3p एंड 3d। ये n की वैल्यू 4 के लिए था, तो ये 4s 4p 4d एंड 4f हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है हम ऑर्बिटल्स का नाम लिखते हैं। अब देखिए काफी बार ये पूछ सकते हैं कि 1s के साथ में 1p क्यों नहीं आया। ठीक है, यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1p की वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो 1p कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये कैसे पता करेंगे, 1p इज नॉन एग्जिस्टेंट, इसका पता कैसे करेंगे। तो पता करने का तरीका है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता लगी, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 के लिए डेफिनेटली l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू का मतलब क्या है, l की वैल्यू 1 है, तो ये तो कॉम्बिनेशन फिट बैठ ही नहीं रहा। हमने सारे के सारे क्वांटम नंबर पढ़े हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली l की वैल्यू 0 ही हो सकती है, 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इनवैलिड है, इनएग्जिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं कि 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से काफी बार ये पूछ लेते हैं कि 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो 2d को भी एक्सप्लेन करने का यही तरीका है। अगर 2d को आप देखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो डेफिनेटली l की वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो, 2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब 2d कभी भी हम नहीं लिख सकते कि नॉन एग्जिस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो है चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए स्पेशल केस है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए अब n इक्वल टू 1 के अंदर तो केवल एक ही सेल है, तो उसकी एनर्जी तो हम जो है कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन n इक्वल टू 2 के अंदर हमारे दो सब लेवल्स आ गए। ठीक है, इसको इस तरह से मानो कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग चल रही है आपकी। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, बिल्डिंग है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप देखोगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर केवल एक ही कमरा है, पूरा का पूरा जो है पार्किंग लॉट आपने बना रखा है। सेकंड फ्लोर के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेंगे दो कमरे। ठीक है, पहला कमरा ये और दूसरा कमरा ये। अब इन दोनों कमरों का जो है साइज बराबर है, शेप जो है अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी इन दोनों की बराबर है। ठीक है बेटा, तो 2s और 2p के लिए एनर्जी बराबर होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। n इक्वल टू 3 में तीन चीजें आ जाती हैं, तो इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है। n इक्वल टू 4 में इन चारों की वैल्यू बराबर होती है। ये स्पेशल केस है। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे पहले 1s भरा जाता है, उसके बाद 2s और 2p भरा जाता है, उसके बाद 3s 3p 3d भरा जाता है, उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f भरा जाता है। ठीक है बेटा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इनको एक बार जो है करके देखना अपने हाथ से, आपको जो है समझ में आ जाएंगी चीजें। अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट के लिए कृपया प्रिपेयर्ड रहिए।